है, जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनमें बड़ा हिम्मत और वो स्टैमिना होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। रिवीजन जितना आप ज़्यादा करेंगे आपके वहाँ उतने डाउट्स क्लियर होंगे कि आपने प्रीवियस ईयर देखा, अच्छा ये आ गया और कट बस हो गया। नहीं, ऐसा नहीं कर रही में आपका कम से कम 25-30 नंबर का करंट अफेयर आ रखा है। भाई इंट्रो हमें 3 लाइन का लिखना है, फिर मेन बॉडी को हमें अपने फॉर्मेट में रखना है, कंक्लूजन लिख। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ यूपी पीसीएस 2023 में डिप्टी जेलर की पोस्ट पर सिलेक्टेड दिशा सिंह मैम है। तो आज के इस वीडियो में इनसे जानेंगे इनकी जर्नी क्या रही, कैसी स्ट्रेटजी रही, कैसी रणनीति इन्होंने बनाई थी, कोचिंग वगैरह की थी इन्होंने इस अपनी पूरी जर्नी में कि नहीं की थी, सब कुछ आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाले। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैम, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, क्या पढ़ाई रही आपकी? सर मैंने बीएससी किया हुआ है बायो से, और उसके बाद मैंने एमए किया था पॉलिटिकल साइंस से। और यूपी पीसीएस के लिए आपका ये अटेम्प्ट कौन सा था और मीडियम आपका क्या रहा? मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था, और सेकंड मतलब इंटरव्यू मेरा ये सेकंड था। और अगर मीडियम की बात करूँ तो मेरा मीडियम था वो हिंदी था। और जी इसके पहले जब आपने इंटरव्यू दिया था तो क्या हुआ था, मतलब सिलेक्शन हुआ या कुछ नंबरों से? नहीं नहीं, 22 में मेरा कुछ नंबरों से रह गया था, उसमें मेंस में भी कुछ कमियां थी, तो उनको सुधार करते हुए 23 में मैंने, जैसा कि सबको पता है कि डिप्टी जेलर पे मैं चयनित हुई हूँ। जब आपने तैयारी स्टार्ट की थी तो कोचिंग वगैरह लिया था या कैसे आपकी स्टार्टिंग रही तैयारी की? मैं अगर अपनी कोचिंग की बात करूँ तो मैंने किसी प्राइवेट संस्थान से कोई कोचिंग नहीं की है। हालांकि समाज कल्याण विभाग द्वारा एक इंस्टीट्यूट है वो चलाया जाता है, आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र। उसमें मुझे जो आवश्यक गाइडेंस होता है वो मुझे मिला था, और उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया था। अगर मैं अपनी प्राथमिक पाठशाला कहूँगी तो मैं अपने संस्थान आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र को ही कहना चाहूँगी। अच्छा, तो जब जैसे तैयारी छात्र शुरू करना चाहते हैं तो वो बेसिक बुक्स या बेसिक गाइडेंस की बात करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सजेस्ट कीजिए, क्या बुक्स वगैरह फॉलो कर सकते हैं छात्र यदि मान लीजिए शुरुआती दौरान उनका तैयारी का है? अच्छा सर, ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, इस विषय में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सिलेक्शन को लेके जो प्राथमिक चीज़ें हैं वो यही होना चाहिए कि भाई देखिए, आपका एक नोट्स होना चाहिए। आप उस नोट से ही रिवीजन करेंगे और वो नोट्स आप बना लें। जैसे अब मैटर आता है कि नोट्स हम कैसे बनाएं, तो इस विषय में मेरे चैनल का जो वीडियो है उस वीडियो में डले हुए हैं। तो उसमें जो बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता नोट्स कैसे बनाएं या क्या चीज़ें हैं, तो उसमें मैं जितने भी फ्री वीडियोस इस समय यूट्यूब पे डले हुए हैं टीचरों की, तो वो मैंने सब डाल दिए हैं। तो हाँ, उसको जितना, सजेस्ट कर देंगे। हाँ, तो जितना हो सके तो ये कर सकते हैं कि आप वहाँ जाके अपना नोट्स बना सकते हैं। तो ये नोट्स वाली प्रोसेस तो ख़त्म हो गई कि भाई नोट्स कैसे बनाएं, तो आप वैसे नोट्स बना सकते हो। नोट्स बनाने के बाद आप जितनी ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो, तो रिवीजन पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। रिवीजन जितना आप ज़्यादा करेंगे आपके वहाँ उतने डाउट्स क्लियर होंगे, आप जल्दी और कम समय में अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा, जैसे नोट्स की बात करें तो मतलब स्टार्टिंग में ही नोट्स बनाना चालू कर दे, अगर ओवरऑल आइडिया की बात करें तो एक आध दो बार बुक्स पढ़ें या फिर मतलब किस तरीके की चीज़ें पढ़ने के बाद तब हम नोट्स बनाएं? देखिए सर, इसमें मैटर करता है, जैसे अगर आपका बेसिक नॉलेज नहीं है कि मतलब ज्योग्राफी में क्या चीज़ें हैं, कि पृथ्वी क्या है, कौन सा महाद्वीप कहाँ है, क्या नहीं है, तो इसके लिए देखिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको बेसिक अपना नॉलेज बढ़ाना है, तो अगर आपका बेसिक नॉलेज है, सारी चीज़ें हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट किसी किताब को भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप इसमें मैं तो ये कहूँगी कि आप टॉपिक्स को अपना देखें। उसके बाद यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल पड़ा पड़ा हुआ है, आप उसको देख लें। वो ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि किताब से हम क्या समझ रहे हैं हमें नहीं पता होता। हम जो समझ रहे हैं हम उसको ही जान लेते हैं। तो बेहतर होगा कि आप बुक्स के जो भी हैं आपके, मान लीजिए बुक्स की ही आपकी इंडेक्स है, उसी का आप यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, खूब मेहनत करें अपने नोट्स बनाने में, ताकि आपके एक बार परफेक्ट नोट्स बन जाए तो ये आपने आधी लड़ाई लड़ ली। आधी लड़ाई लड़ जाने के बाद फिर आप अपना खूब रिवीजन करें, फिर आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा प्रीलिम्स के अच्छा, लिए। और जैसे कई सारे छात्रों का ये भी रहता है कि स्टार्टिंग में जब तैयारी करें तो मतलब ओवरऑल मेंस और प्री का मिला के करें या फिर पहले स्टार्टिंग में प्री रिलेटेड तैयारी करें? देखिए सर, प्री और मेंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि प्री में आपको बहुत फैक्चुअल पढ़ना पड़ता है, कॉन्सेप्चुअल इतना नहीं होता है। और मेंस जो है वो बिल्कुल अलग है। मेंस के आप जब नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि आप मुझे ऐसा लगता है कि आपने कितना अपने सिलेबस पे चिंतन मनन किया है। प्रीलिम्स में क्या है, आपका सिलेबस है, आप उसको याद कीजिए, उसको पढ़िए, उसका रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस सेट लाइए, बस यही सब। मेंस बहुत अलग हो जाता है। मेंस में यही रहता है कि आप अपना सिलेबस इंपॉर्टेंट है मेंस में, कि आप जितना अच्छा सिलेबस का, आप कहते हैं ना, जितना आप ज़्यादा पोस्टमार्टम करेंगे सिलेबस का,
उस उसमें तो आप उतना बेहतर करेंगे मेंस के लिए। अच्छा, बुक्स की बात करें तो मान लीजिए पूरा ओवरऑल प्री और मेंस की अगर बुक्स की बात करें तो कौन सी बुक्स फॉलो करना चाहिए छात्रों को, अगर आप कुछ बताना चाहें जो आपने फॉलो की? सर देखिए, मैंने तो अपने नोट्स बनाए थे, मतलब जैसे मैंने बताया कि मैंने बहुत अपने नोट्स बनाने में मेहनत की थी, कि मैंने टॉपिक देख लिया और फिर टॉपिक के बाद मतलब उसको सर्च किया और उसको नोट्स बनाए। बाकी हाँ, मैं ये कहूँगी कि मेरे सारे सब्जेक्ट के अपने नोट्स हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो मुझे लगा मैंने किताब से पढ़ा है, वो सिर्फ एक ही है, घटना चक्र का। एक मैं इन्वायरमेंट जो है वो मैं घटना चक्र का पढ़ती हूँ, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है उस घटना चक्र से बाहर नहीं आता, फिर आपको फालतू मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी तो मेरे सारे अपने नोट्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं। मेंस का अगर बुक्स की बात करें, जैसे पेपर वाइज बुक्स की बात करें, पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक, तो क्या मतलब आपने अपना उसके लिए भी नोट्स बनाया था या उसके लिए कुछ बुक्स का भी सहारा आपने लिया था? देखिए सर, मेंस में मैंने जैसा कि बताया, मेंस में आप सिलेबस सबसे पहले उठाएं। आप जितना सिलेबस को समझेंगे, आप उतना आप का जो आगे का अंधेरा है कि कैसे करें चीज़ें, क्या नहीं, वो छँटता चला जाएगा। तो आप मेंस का सिलेबस जब देखेंगे ना, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, अच्छा ये हमको ऐसे करना है। और मेंस के लिए मुझे तो बहुत ज़्यादा बुक्स और ये सब नहीं समझ में आते हैं। जैसे कि मैं केवल अपनी ही बात करूँगी जो मैंने किया है। मैंने मेंस में तो सबसे अच्छा क्या है कि आप सिलेबस उठाइए, पहले में आप देखिए, अच्छा ये टॉपिक है, अच्छा इसको आप कहीं से भी सर्च कर लीजिए, चाहे यूट्यूब का कहीं सहारा ले लिया, चाहे गूगल का ले लीजिए, जिसका, और उसका नोट्स बना दिए। और मेंस में तो इतनी चीज़ें आसान हैं कि आपको बस पता रहता है कि अच्छा इससे ये पूछा है। जैसे केंद्र राज्य संबंध है, तो केंद्र राज्य संबंध में सिर्फ क्या पूछेंगे, ये ना, केंद्र राज्य संबंध क्या होते हैं, और इसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है, या फिर इसमें अभी क्या क्या कमियां आ रही हैं, बस इतना करना होता है। तो आप इस तरीके से अपने टॉपिक के नोट्स बना लें, वो सबसे बेहतरीन रहते हैं। अच्छा, मतलब पेपर 5 और 6 इस बार नया इंक्लूड हुआ था, सभी छात्रों के लिए नया था, तो आपने उसके लिए क्या पढ़ा था? क्योंकि मार्केट में 2 ही 3 सोर्स थे जो सबके पास लगभग थे, तो आपने उसमें से क्या फॉलो किया था या फिर आपने कुछ अलग इसके अलावा भी किया था? मैं पेपर 5 और 6 के लिए सर अभ्युदय का नोट्स काफ़ी ठीक था। उसके बाद आप यूपी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसमें, क्योंकि योजनाएं वगैरह ये सब उस पेपर 5 और 6 में है, तो आप उसके लिए आप यूपी की जो ऑफिशियल साइट्स हैं उसको फॉलो कर सकते हैं, तो आपको एकदम परफेक्ट डेटा मिल जाता है और परफेक्ट चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी स्टैटिक पोर्शन करना हो तो आप अभ्युदय के नोट्स काफ़ी हैं, मुझे लग रहा है। अच्छा, नोट्स में जैसे कि अगर कई सारे छात्रों के ये भी रहता है कि मान लीजिए प्रीलिम्स के लिए तो वो करंट अफेयर वगैरह तैयार करें, लेकिन मेंस में अगर करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं तो उसके लिए मतलब कहाँ से करंट अफेयर की तैयारी की जाए? देखिए, मेंस के जो करंट अफेयर होते हैं वो जनरली पता रहते हैं, कि जैसे लास्ट टाइम था 23 में, सबको पता था कि भाई श्रीलंका का विवाद चल रहा था, तो भाई श्रीलंका का विवाद आना ही आना था। तो ये सारी चीज़ें उस समय हमें पता और रहता है कि इतनी इतनी चीज़ें आएंगी, तो मेंस के लिए, करंट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन प्रीलिम्स के लिए ज़रूर परेशान, क्योंकि प्रीलिम्स में आपका कम से कम 25-30 नंबर का करंट अफेयर आता है, वो बहुत मैटर कर जाता है, क्योंकि हमें पता भी नहीं होता है। मेंस में तो वही है भाई, 20 क्वेश्चन में से 2-3 ही तो करंट के देंगे, तो वो कर ही लेंगे। लेकिन प्रीलिम्स में जो करंट अफेयर है, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसी की वजह से प्रीलिम्स में हम कभी कभी इन और आउट हो जाते हैं। अगर जैसे मैम ओवरऑल मेंस के पूरे सिलेबस की बात करें तो मतलब छात्र उसको कितने दिन में कवर कर सकते हैं यदि पढ़ना चाहें तो उसको? देखिए, होता क्या है, जो मैंने कमियां देखी हैं नए स्टूडेंट्स में, वो सिलेबस को बहुत ज़्यादा देखते नहीं हैं। मुझे लगा एक बार देखा उसको, ऐसे देख लिया कि अच्छा ये उसके बाद रख देते हैं। मुझे लग रहा है आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से उसका अध्ययन करना चाहिए, उसका, उसकी भी एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। अच्छा कि भाई फर्स्ट पेपर में इतने टॉपिक हैं, भाई फर्स्ट पेपर में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, सोसाइटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आप जब, जैसे मान लीजिए फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी, तो आपको पता है ज्योग्राफी के सिर्फ 6 टॉपिक हैं, तो आप संतुष्ट होते हैं, अच्छा 6 ही तो टॉपिक है, हम ये कर लेंगे, ज्वालामुखी और ये उनामी सुनामी, ये जितनी भी चीज़ें हैं, सीमांत तीमांत, ये सब देख लेंगे। तो आपके दिमाग में वो सिलेबस होना चाहिए, उसका अध्ययन बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। जब आप इतना कर लेंगे, तो आपको, मुझे नहीं लग रहा कि मेंस में नोट्स बनाने में कोई दिक्कत आएगी। सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि आप लोग सिलेबस पे बहुत काम कीजिए, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना सिलेबस को समझेंगे, आपकी चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लियर होंगी। अच्छा, जैसे जब पढ़ाई करें शुरुआत से ही आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दें या मतलब कुछ टाइम के बाद कहीं कोचिंग में ज्वाइन करें या कैसे आंसर राइटिंग के लिए? देखिए, अगर आप इस समय, जैसे आप आंसर राइटिंग करना आपके दिमाग में आ रहा हो कि आंसर राइटिंग करें, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी, आंसर राइटिंग करने से पहले आप आंसर का फॉर्मेट सीख लें, आंसर का कि कैसे फॉर्मेट होता है, और उस हमेशा
उस फॉर्मेट में ही अपना आंसर लिखें। और आप हमेशा बड़े बड़े क्वेश्चन मत लिखें कि जो आपने सुने भी नहीं, आप सामान्य लिखिए। आप गरीबी जानते हैं, हम सब गरीबी जानते हैं कि भाई हमारी दैनिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, तो उसी को गरीबी कह रहे हैं। तो हम उस गरीबी पे लिखें कि भाई हम उसमें संतुष्ट हों कि हमें पता है गरीबी, कि भाई हमें पता है गरीबी की समस्याएं क्या हैं, उनकी चुनौतियां क्या हैं, और फिर उनके क्या समाधान है, सरकार क्या कर रही है। तो ऐसे हमेशा क्वेश्चन उठाएं जो आपको पता हो, और वो एक फॉर्मेट जरूर सीख लें, उस फॉर्मेट में ही अपने आंसर लिखें। और कभी आप ऐसा कोई टॉपिक ना उठा लें कि आपने पढ़ाई नहीं है शुरुआत में और आपने वो देख ला, तो आप वैसे ही आपका डिमोटिवेट हो जाएंगे, भाई हम कैसे लिखेंगे। तो हमेशा वो क्वेश्चन उठाएं। सिलेबस मैंने बोला ना, मेंस का जब सिलेबस देखोगे ना तो समझ में आने लग जाएगा कि हाँ, गरीबी, बेरोजगारी, इन पे लिखिए, पहले स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये हम सब इनसे रूबरू हैं, ये कोई नए टॉपिक नहीं है। वो मेंस की जो सबसे अच्छी बात क्या है ना, हमारे आसपास जितनी भी समस्याएं हो रही हैं वो सब आपके सिलेबस में है। तो आपको कहीं बहुत ज़्यादा बाहर या बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपनी समझ विकसित कीजिए मेंस के लिए। अच्छा, जैसे इसके टेस्ट सीरीज की बात करें तो मतलब कहीं कोचिंग वगैरह में जाएं या फिर खुद से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस लगातार करते रहें? देखिए, अगर आप नए हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि आप सबसे पहले तो वही फॉर्मेट सीख लें। उस के लिए मैं सर से बोल दूँगी कि मेरा चैनल जो है उस पे भी मैंने कुछ चीज़ें बता रखी हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में बात की है। तो वो फॉर्मेट सीख लेंगे, उसके बाद आप छोटे-छोटे आंसर लिखना शुरू करें। तो आपकी पहले तो आदत पड़ेगी, आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे कि अच्छा भाई इंट्रो हमें 3 लाइन का लिखना है, फिर मेन बॉडी को हमें अपने फॉर्मेट में रखना है, कंक्लूजन लिखना है, बस इससे अतर कुछ नहीं करना है। फिर आपको अपना कंटेंट बेहतर करना है। तो यही सारी चीज़ें हैं, इसको आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। तो बहुत सारे छात्र का ये भी रहता है कि जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम उन्होंने दिया, जैसे आपके साथ भी वैसा हुआ था पिछली बार कि आपने 2022 में इंटरव्यू तक स्टेज तक गई थी। जी सर। कई सारे छात्रों के साथ ऐसा होता है, पहले स्टेज में, दूसरे स्टेज में या फिर इंटरव्यू के बाद भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो काफ़ी डिमोटिवेशन वाला फेज भी आता है कि मतलब क्या कमी रहेगी, किसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो उनके लिए आपका कोई सजेशन या सुझाव उनके लिए? हाँ सर, बिल्कुल। जैसे अगर 23 में जिन बच्चों का नहीं हुआ है या 22 में भी नहीं हुआ था, तो सबसे पहले तो आप अपनी मार्कशीट को एनालिसिस करें कि आपके मार्कशीट में कितने नंबर थे और आपको कितने बढ़ाने की ज़रूरत। आपकी जो आयोग ने आपको कट ऑफ निकाली है कि भाई एसडीएम के लिए इतनी कट ऑफ गई थी, डिप्टी एसपी के लिए इतनी गई थी, अब बाकी पोस्टों के लिए इतनी गई थी, तो आप उस पोस्ट को देखें और अपनी कट ऑफ देखें और अपने नंबर देखें कि भाई कितने नंबर कम रहे। और अपनी पुरानी जो मार्कशीट है, मान लीजिए 23 की मार्कशीट है, तो 23 की मार्कशीट के आधार पर आप अपनी 24 की मार्कशीट खुद बना के रख लें कि मुझे भाई 24 में इसके इर्द गिर्द आना है। जब हम इसके इर्द गिर्द रहेंगे तो हमें पता रहेगा हम कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे। तो सारा खेल आप अपना मार्कशीट का एनालिसिस करें और 24 की मार्कशीट आप अपनी पहले से ही बना लें कि मुझे इसके इर्द गिर्द रहना है। फिर उस हिसाब को आपको आइडिया रहेगा कि अच्छा मुझे फर्स्ट पेपर में 10 नंबर बढ़ाने हैं या फिर सेकंड पेपर में 20 बढ़ाने हैं या थर्ड या फोर्थ में हमको ज़्यादा नहीं मेहनत करनी। तो एक आइडिया लग जाता है मोटा मोटा कि हमें इस पेपर पे ज़्यादा मेहनत करनी है और इस पेपर पे कम। तो उस हिसाब से आप कर लें, आप अपनी गलतियों से ज़्यादा सीखें और जो फॉर्मेट है वो देख लें कि कहाँ कमी रह जा रही है। बाकी बस ये एक बात और कहूँगी, बस लगे रहिएगा, होना आपका सिलेक्शन तय है। बस इस रास्ते को मत छोड़िएगा। डिमोटिवेट होते हैं, हर व्यक्ति होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस फील्ड से हट जाएं। आप बेहतर करेंगे, आप सभी अच्छा करेंगे अगर जो इस फील्ड में लगे हुए हैं, बहुत अच्छा करेंगे, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। अच्छा, नए छात्र भी हैं तो उनका अलग ही रहता है कि मतलब फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एक्साइटमेंट भी रहता है। तो एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले वो एक्साइटमेंट रहता है, लेकिन मतलब एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद अलग ही लेवल का उनको समस्याएं होती हैं। तो उनके लिए कोई सजेशन आपका कि मतलब नए हैं तो वो किस तरीके से अपने इस एग्ज़ाम को लें? हाँ, ये तो है, जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनमें बड़ा हिम्मत और वो स्टेमिना होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, उस स्टेमिना को और अपनी उस ऊर्जा को अपने सही मार्गदर्शन के साथ कीजिएगा। होता क्या है ना, जैसे हमारी एक मैडम कहा करती थी कि अगर हमको दीवार तोड़नी है तो अगर हम सर से फोड़ेंगे दीवार तो हमारा सर फूटेगा। तो बेहतर है हमें स्मार्ट वर्क करें, हम हथौड़े से दीवार फोड़ें। तो वही वाला काम, आपके पास इतना स्टेमिना हो, कुछ भी हो, लेकिन आप अगर सही मार्गदर्शन नहीं है तो फिर आप को हताशाएं हाथ हाथ आएंगी। तो बेहतर यही होगा कि सही मार्गदर्शन के साथ अपनी ऊर्जा को लगातार बनाए रखें। बिल्कुल वही प्रीलिम्स के लिए जैसा कि मैंने बताया, अपने नोट्स बनाएं, नोट्स के बाद रिवीजन करें, उसके बाद आप अपने प्रैक्टिस लगाएं। वो प्रीवियस ईयर मस्ट है कि आपको प्रीवियस ईयर के नोट्स बना लेने हैं। वो ये नहीं कि आपने प्रीवियस ईयर देखा, अच्छा ये आ गया, वो कट बस हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको प्रीवियस ईयर बाकायदा उसके नोट्स बना लेने हैं कि भाई ये नहीं आ रहा तो ये वाला हमको नहीं आ रहा, तो उसका हम नोट्स बना लें, उसको हम याद करें। तो इस तरीके से तो फिर वो प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा फिर कठिन नहीं रह जाता। लेकिन एक सही मार्गदर्शन, मैं बार बार इस बात को दोहराना चाहूँगी।
ओके मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे और हमारे व्यूअर्स के लिए अपना इतना कीमती समय निकाला। जी सर, थैंक यू सो मच। बाकी सभी को पहले से ही ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप सभी अपने जीवन और करियर में बहुत अच्छा करें। थैंक यू। तो दोस्तों मैम का चैनल का लिंक जैसे मैम ने जिक्र किया, वहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में चर्चा की। हमने भी मैम का वीडियो देखा था, काफ़ी मतलब अच्छे से उन्होंने डिटेल में बताया। और वहाँ पर कुछ वीडियोज़ इन्होंने ऐसे बनाई हैं कि मतलब इन्होंने जहाँ से गाइडेंस लिया था फ्री में, काफ़ी सारे चैनल्स पे वीडियोज़ उपलब्ध हैं। उनके लिंक भी प्रोवाइड कराया मैम ने अपने टेलीग्राम चैनल पर। आप वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चैनल का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।